नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की महत्वपूर्ण धाराओं को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं धारा 105 की। इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी संपत्ति, वस्तु या चीज के स्थान की तलाशी या जब्ती करते वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा। यह पारदर्शिता रखने में सहायता या किसी के साथ अन्याय होने से रोकने के लिए जोड़ी गई एक नई धारा है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर मैंने बताया कि पुलिस अधिकारी किसी संपत्ति, वस्तु या चीज के स्थान की तलाशी या जब्ती करते वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा। तो मान लीजिए कि किसी के घर में तलाशी लेने गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गोल्ड मिला। तो गोल्ड मिला तो क्या, मान लीजिए पुलिस अधिकारी क्या करता है, उस गोल्ड को जब्त कर लेते हैं और बाद में जब उस व्यक्ति को वापस किया जाता है तो वो बोलता है कि मेरा गोल्ड 1 किलो नहीं था बल्कि 2 किलो था, जबकि था 1 किलो, है ना। तो जाहिर सी बात है, अब कोई ना कोई पर्याप्त साक्ष्य होना चाहिए कि झूठ बोल रहा है। इस कारण से क्या है कि सौंपने के लिए, कि जब उसको सौंपा जाए तो हमारे पास साक्ष्य होना चाहिए कि देखिए मैंने ये चीज़ें आपसे ली थी और वही चीज़ मैं आपको वापस कर रहा हूँ। तो सौंपने के लिए साक्ष्य होना चाहिए। सौंपने से हो जाएगा 100 और 5, 100 तो याद रखिएगा कि धारा 105 में यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी संपत्ति, वस्तु या चीज के स्थान की तलाशी या जब्ती करते वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा। और याद रखिएगा कि ये नई धारा जोड़ी गई है, इस कारण से एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट है धारा 107। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि अगर पुलिस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन करते समय यह विश्वास करने का पर्याप्त साक्ष्य है कि कोई संपत्ति किसी अपराधी द्वारा गलत काम करके अर्जित की गई है, तो उस संपत्ति की कुर्की और जब्ती करने के लिए पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के अनुमोदन के पश्चात मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकेगा। तो कुल मिलाकर ऐसा समझिए शॉर्ट में कि कोई भी संपत्ति, है ना, अपराधी द्वारा गलत तरीके से अर्जित की गई है तो उसकी जब्ती से संबंधित है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई अपराधी है, उसने गलत तरीके से कोई भी संपत्ति अर्जित की है, तो जब भी पुलिस क्या करेगी, जांच करेगी, है ना, तो वो चीज़ जब पाएगी जो कि उसने गलत तरीके से अर्जित किया है, तो उसको क्या करेगी, सब साथ ले जाएगी, है ना। गलत तरीके से अर्जित किया है तो सब साथ, सब से 100 हो जाएगा और 7 से 7, तो 100 7 यानी 107। तो आप ऐसे इस धारा को आसानी से याद रख सकते हो। नेक्स्ट है धारा 126। यह धारा परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति या जमानत से संबंधित है। तो ये तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, परिशांति में शांति। तो जाहिर सी बात है, जिसका स्वभाव शांत होता है तो उसका समाज में एक अलग ही छवि होती है ना। जो शांत वातावरण का होता है या फिर शांत स्वभाव का होता है, विवाद नहीं करता है, तो समाज में उसकी एक अलग छवि होती है। तो एक अलग छवि, एक छवि फॉर 26। तो धारा 126 में क्या कहा गया है, परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति या जमानत की बात कही गई है। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है धारा 144। यह धारा पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश से संबंधित है। तो जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मजिस्ट्रेट किस धारा के अंतर्गत भरण पोषण के लिए आदेश करता है, तो सही जवाब क्या होगा, धारा 144। ये आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि भरण पोषण में आपको शब्द मिल जाएगा पोषण। पोषण को कर लेते हैं पाषाण। पाषाण मतलब होता है पत्थर, है ना। और यहाँ पर देखिए 144 में आपको 14 और 4 मिल जाएगा। 14 में फोर्ट शब्द, है ना, फोर्ट मतलब किला होता है, तो फोर्ट को क्या करना है, फोड़ना है ना। फोर्ट मतलब किले को फोड़ना है, तो फोर्ट को फोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, पाषाण निकलेगा, पत्थर निकलेगा, है ना, क्योंकि पत्थर से बना होता है। तो फोर्ट को फोड़ने से पाषाण निकलेगा, पाषाण फॉर भरण पोषण, और फोर्ट को फोड़ना है तो फोर्ट से 14 और फोड़ना फॉर 4। तो धारा 144। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि धारा 144 में पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश की बात कही गई है। नेक्स्ट है धारा 149, जिसमें जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल के प्रयोग का प्रावधान किया गया है। यह धारा जो है, इसके अंतर्गत सशस्त्र बल के प्रयोग का आदेश जो है कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट ही दे सकता है, कोई पुलिस अधिकारी नहीं। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग। तो मान लीजिए कहीं भीड़ लगी है तो उसको तितर बितर करना है, भगाना है, तो उसके लिए किसका प्रयोग, सशस्त्र बल का प्रयोग।
तो जाहिर सी बात है कि सशस्त्र बल यानी शस्त्र लेकर कोई बलपूर्वक खड़ा हो जाएगा और एक ऊंची आवाज में बोलेगा कि यहाँ से भाग जाओ नहीं गोली मार दूंगा, तो सब तितर बितर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि हाथ में शस्त्र लिया है। तो जाहिर सी बात है कि शस्त्र के बल से जब एक ऊंची आवाज में वो बोलेगा तो लोग तितर बितर हो जाएंगे। तो शस्त्र के बल से, शस्त्र फॉर सशस्त्र बल, और एक ऊंची आवाज, एक फॉर एक और ऊंची फॉर 49, 149। तो याद रखिएगा कि धारा 149 में जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल के प्रयोग का प्रावधान किया गया है। बस आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि यह जो आदेश है ये कौन दे सकता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ना कि कोई पुलिस अधिकारी। ठीक है। इसके बाद अगला है धारा 152। यह धारा जो है न्यूसेंस हटाने के लिए आदेश से संबंधित है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर न्यूसेंस हटाने की बात हो रही है और आपको पता है न्यूसेंस हटाने का कोई आदेश दे रहा है तो आदेश कोई बड़ा अधिकारी देगा, तो वह अपने भवन में बैठकर आदेश देगा, है ना। एक भवन में बैठा हुआ है, वहां से आदेश जारी कर दिया कि न्यूसेंस को हटा दिया जाए। तो एक भवन फॉर एक 52, तो एक 52 में बैठा है, एक भवन में बैठा और आदेश दे दिया कि न्यूसेंस को हटाओ, तो सामने वाले न्यूसेंस को हटाएंगे और उसके आदेश का पालन करेंगे। तो याद रखिएगा कि धारा 152 में न्यूसेंस हटाने के लिए आदेश की बात कही गई है। नेक्स्ट है धारा 163, जिसमें न्यूसेंस या आंशिक खतरे के अति आवश्यक मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति की बात कही गई है। यह धारा जो है पुरानी सीआरपीसी की धारा 144 से संबंधित है। आपने सुना होगा कि धारा 144 लगा दी गई है। तो पहले सीआरपीसी में जो धारा 144 थी, अब जो है BNSS में धारा 163 हो गई है। तो आपको पता है धारा 144 क्यों लगाया जाता था, जिससे जो क्षेत्र है वहां पर किसी भी प्रकार की क्षति ना हो, है ना, किसी भी प्रकार का दंगा ना हो। तो जाहिर सी बात है 144 इसी कारण से लगाया जाता था कि क्षेत्र में एक भी क्षति ना हो, एक भी नुकसान ना हो। तो एक भी क्षति ना हो, 163 यानी 163। तो याद रखिएगा कि जो पुरानी धारा 144 थी वो अब धारा 163 बन गई है। तो आपको याद रहेगा कि न्यूसेंस या आंशिक खतरे के अति आवश्यक मामलों में आदेश जारी करने की जो शक्ति है वो धारा 163 में दी गई है। इसके बाद अगला है धारा 168। यह धारा पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करने की शक्ति से संबंधित है। मतलब ऐसा समझे कि पुलिस अधिकारी किसी भी संज्ञेय अपराध के किए जाने को रोकने के लिए अपने पूरे सामर्थ्य के साथ हस्तक्षेप कर सकेगा और उसका निवारण कर सकेगा। इसके लिए उसको किसी को भी सूचना देने या परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी धारा 168 के अंतर्गत। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति बंधक है और पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति को कुछ लोगों ने बंधक बना के रखा हुआ है। तो अब पुलिस को क्या करना है कि किसी के आदेश या परमिशन की जरूरत नहीं है कि जाके छुड़ाओ। पुलिस को अगर सूचना लगी है कि एक व्यक्ति को बंधक बनाया गया है कुछ लोगों द्वारा, तो आके उसको छुड़ा सकती है ना। तो एक व्यक्ति को छुड़ाने के लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी के आदेश की जरूरत नहीं है। तो एक और छुड़ाना मतलब छूटने की बात है ना, एक व्यक्ति को छुड़ाना है मतलब वो छूट जाएगा। तो 1, 6 और 8, तो धारा 168। तो आप ऐसे आसानी से इस धारा को याद रख सकते हो। नेक्स्ट है धारा 170। यह धारा संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी से संबंधित है। अगर पुलिस अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि बिना उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किए संज्ञेय अपराध को होने से रोका जा सकता है, तो पुलिस अधिकारी इस धारा के अंतर्गत अधिकतम 24 घंटे के लिए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। पुरानी सीआरपीसी में इसी धारा को 151 के नाम से जाना जाता था। सीधा सा ऐसा समझिए कि अनऑफिशियली तरीके से पुलिस इसका इस्तेमाल छोटे मोटे मामले में पीड़ित पक्ष को शांत करने के लिए करती है। पीड़ित पक्ष को लगता है कि उसने उसके खिलाफ शिकायत किया था तो पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है, लेकिन असल में ये सिर्फ निवारक कानून है या फिर निवारक कार्यवाही है ना। मतलब 24 घंटे के लिए एक पक्ष को शांत करने के लिए दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, बाद में उसको छोड़ दिया जिससे कि वो पक्ष शांत हो जाए। तो अक्सर ऐसा होता है। तो ऐसा माने कि एक पक्ष को शांत करने के लिए ऐसा किया कि एक पक्ष जो है शांत हो जाए, शून्य हो जाए, जीरो हो जाए, कोई भी कार्य ऐसा ना करे, कोई भी अपराध ना करे, इसलिए दूसरे व्यक्ति को 24 घंटे के लिए पकड़ के छोड़ दिया गया। तो एक पक्ष को शांत करना है, एक शांत से 7, तो शांत करना है मतलब वो जीरो एक्टिविटी करेगा, कोई भी अपराध नहीं करेगा। तो 170। तो धारा 170 में क्या कहा गया है, संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी की बात कही गई है। नेक्स्ट है धारा 173।
यह धारा संज्ञेय मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज करने से संबंधित है। कैसे याद रखेंगे? एफआईआर में अगर आप ध्यान से देखें तो एफ लिखा हुआ है, तो एफ को ऐसे भी लिखते हैं तो ये देखने में कैसा लग रहा है? 7 की तरह लग रहा है। फिर आई, तो आई कैसा दिखेगा? 1 की तरह दिखेगा। और यहाँ पर आर जो है वो 3 की तरह दिखेगा, है ना। इसको थोड़ा सा मोड़ दिया जाए तो आर जो है 3 की तरह हो जाएगा। तो क्या लिखा है? 7 1 3। तो यहाँ पर क्या करना है? 1 को आगे कर देना है, 1 7 3 यानी धारा 173। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 173 में एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है। इसके बाद अगला है धारा 174। यह धारा असंज्ञेय मामलों में सूचना और ऐसे मामलों के अन्वेषण से संबंधित है। इससे पहले धारा 173 में हम लोगों ने संज्ञेय मामलों के अपराध से संबंधित बात कही गई थी, तो उससे संबंधित सूचना मतलब एफआईआर की बात कही गई थी। तो संज्ञेय मामले की बात किस में कही गई? धारा 173 में। तो जाहिर सी बात है उसके एक बाद यानी धारा 174 में असंज्ञेय मामलों की बात कही जाएगी। इसे आम बोलचाल की भाषा में एनसीआर बोलते हैं, जैसे कि गाली गलौज, धक्का मुक्की, छोटी मोटी धक्का मुक्की के अपराध जो हैं इसको धारा 174 के अंतर्गत वर्णित किया जाता है या फिर संज्ञान में लिया जाता है। तो इसको अलग से ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगला है धारा 181, जिसमें पुलिस के सामने दिए गए बयान और उसके उपयोगिता से संबंधित बात कही गई है। तो धारा 181 के अंतर्गत पुलिस बयान लेती है, लेकिन ये बयान जो है कोर्ट में मान्य नहीं होता, केवल सपोर्टिंग रोल में यूज होता है। आपने फिल्मों में सुना ही होगा कि पुलिस के सामने दिए गए बयान का न्यायालय में कोई भी महत्व नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आप इच्छा से बयान दे सकते हो, मतलब आप चाहो तो पुलिस की इच्छा से भी बयान दे दो कि हाँ पुलिस बोल रहा है ऐसा तो ठीक है, हो गया ऐसे ही, जिससे कि पुलिस जो है फोर्स ना करे। तो आप इच्छा से बयान दे देंगे, बाद में आपको जो बयान देना है आप न्यायालय में देंगे, जो कि महत्वपूर्ण है ना। पुलिस के सामने आपने जो भी बयान दिया वो महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप किसी की इच्छा से बयान दे सकते हो। तो इच्छा से फॉर एक इच्छासी है ना, एक व्यक्ति की इच्छा से दिया तो 181 यानी धारा 181। इसके बाद अगला है धारा 183। इसमें अभियुक्त का मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान की बात कही गई है। मजिस्ट्रेट इस बयान को लेखबद्ध करता है और बयान दे रहे व्यक्ति को समझाता है कि वह यह बयान अपनी मर्जी से दे रहा है, उसको कोई भी विवश नहीं कर रहा है और इस बयान में कही गई किसी भी बात का उपयोग अभियुक्त के विरुद्ध किया जा सकता है। तो ये बात जो है मजिस्ट्रेट समझाता है किसको? अभियुक्त को। और ये जो बयान होता है ये फिक्स बयान होता है, इसको बदला नहीं जा सकता है। तो कैसे याद रखेंगे? 183 लिखा हुआ है, मतलब आपने अगर ये बयान दे दिया कि हाँ मैंने अपराध किया हुआ है, तो इसके बाद एक भी तरस नहीं खाया जाएगा। आपने जो बयान दे दिया उसी के अनुसार कार्य होगा, तो एक भी तरस नहीं खाया जाएगा। ये बयान फिक्स है, एक तरस फॉर 183 यानी धारा 183। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 183 जो है अभियुक्त का मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान से संबंधित है, जबकि धारा 181 जो है वो पुलिस के सामने दिए गए बयान और उसकी उपयोगिता से संबंधित है। और आपको पता ही है कि पुलिस के सामने दिए गए बयान का कोई भी महत्व नहीं होता है। इसके बाद अगला है धारा 187, जिसमें अभियुक्त का रिमांड लेने से संबंधित है, मतलब कि इस धारा के अंतर्गत रिमांड लिया जाता है। तो कैसे याद रखेंगे? आपने फिल्मों में देखा होगा कि पुलिस जो है जब रिमांड में लेती है तो अपराधी की बहुत ज़्यादा पिटाई करती है ना। रिमांड में लेती है तो पिटाई करती है पता लगाने के लिए। तो ऐसा मानिए कि कोई भी व्यक्ति की रिमांड मांग रही है पुलिस, तो एक बार सुताई करना चाह रही है, तभी तो रिमांड मांग रही है कि एक बार आ जाए तो इसकी सुताई करके सब पता लगा लूँ। तो एक बार सुताई 1 से 1 हो जाएगा, सुताई फॉर 87 हो जाएगा, है ना। सुताई 87 यानी 87। तो धारा 187 में रिमांड लेने की बात कही गई है। तो इस तरीके से अपना पार्ट 3 यहीं पर कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।